देखो, आज हम जूनियर अकाउंटेंट के कुछ ऑडिटिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे, इनको आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है अमर्यादित रिपोर्ट, यानी ये जो ऑडिटर या अंकेक्षक जो रिपोर्ट देता है वो दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की रिपोर्ट दे सकता है। वो अमर्यादित रिपोर्ट कब देता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स कब देता है, जब वो 500 बिंदुओं पर संतुष्ट हो। 5 बिंदुओं के आधार पर पूर्ण संतुष्ट हो, यानी कंपनी में वित्तीय नियमों का, लेखा नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया हो। इसके 5 बिंदु होते हैं, 500 बिंदुओं की अक्षर से पालना की जाती है, तब तो ऑडिटर ये अनक्वालिफाइड यानी अमर्यादित रिपोर्ट जारी करता है। और यदि कंपनी के कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है ऑडिटर, उसको कुछ खामियां लगती हैं, तो वो अमर्यादित रिपोर्ट देता है। असंतुष्ट होने पर, कुछ खामियां यानी कमियां होने पर आप अंग्रेजी शब्द को पकड़ें, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड जो रिपोर्ट है ये बहुत विस्तृत होती है। संतुष्ट होने पर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है कुछ मामलों में उसने क्वालिटी मेंटेन की है, बाकी उसने क्वालिटी मेंटेन नहीं की है, इसलिए इस मर्यादित रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। ये उससे निम्न स्तर की है अनक्वालिफाइड से। फिर इसमें आता है अंतरिम रिपोर्ट। जब ऑडिटर अंतिम रिपोर्ट से पहले कोई रिपोर्ट जारी करता है, वो फाइनल नहीं होती, तो इसको अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं। यानी फाइनल रिपोर्ट से पहले जारी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है होना, तो इसको कहते हैं अंतरिम रिपोर्ट। फिर आता है रिपोर्ट का शीर्षक एवं अंतिम बिंदु क्या होता है। ऑडिटर जो रिपोर्ट जारी करता है उसके अलग अलग बिंदु होते हैं। शीर्षक तो ऊपर आएगा ऑडिट, और नीचे जैसे डॉक्टर लिखता है दवा की पर्ची पर डॉक्टर के साइन और उसके नीचे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसी प्रकार जो अंतिम बिंदु है इस पहले बिंदु में तो लिखा जाएगा ऑडिट, और अंतिम बिंदु में लिखा जाएगा हस्ताक्षर, उसके ऑडिटर के हस्ताक्षर और सीए संस्था के रजिस्ट्रेशन नंबर, सीए संस्था के आरएन नंबर यानी रजिस्टर्ड नंबर। प्रत्येक सीए को एक ही नंबर अलॉट करती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है भारत की, यानी सनदी लेखाकार संस्थान, उसके द्वारा ये नंबर जारी होते हैं। और कोई भी सीए यदि उसके पास सीए की डिग्री है लेकिन संबंधित संस्था यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो संस्था है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो विधिवत रूप से सीए का कार्य नहीं कर सकता। फिर इसमें आता है 2013 में कंपनी ऑडिटर की एक सीमा तय कर दी गई है। 2013 से पहले के जो कानून थे उसमें कोई सीमा नहीं थी। इसमें कितनी सीमा तय की गई है कि एक व्यक्ति, एक ऑडिटर 20 फर्मों का ऑडिट कर सकता है। 20 बड़ी फर्मों से संबंधित है, 20 बड़ी फर्मों का ऑडिट कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है सत्यापन कार्य और इसके उद्देश्य। सत्यापन कार्य कौन करता है, ये ऑडिटर करता है, और मूल्यांकन का कार्य कंपनी का प्रबंधन करता है। दोनों में अंतर है, कंपनी का प्रबंधन करता है। अब ऑडिटर सत्यापन में क्या क्या करेगा कि जैसे जो प्रॉपर्टी है उसका एक तो मालिकाना हक कंपनी के पास है या नहीं, मतलब इसको स्वामित्व कहते हैं। फिर है विधिगत अधिकार कंपनी के पास है या नहीं, और फिर है संपत्ति भौतिक रूप में होनी चाहिए। यानी कई बार मान लीजिए आपने संपत्ति खरीद ली
वो संपत्ति बड़ी बड़ी खराब हो गई या चोरी हो गई और अपने कागजों में लेखा पुस्तकों में संपत्ति जमा दिखा रहे हैं, लेकिन जब ऑडिटर इसका सत्यापन करेगा तो वास्तव में उसको भौतिक रूप से संपत्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसमें कई बिंदुओं के कई उद्देश्य होते हैं सत्यापन के। ऑडिट के समय सारी संपत्तियों का ऑडिटर सत्यापन करता है। तो भौतिक रूप में वो विद्यमान हो, मालिकाना हक यानी स्वामित्व कंपनी के पास ही हो, बाजार में वो उपलब्ध हो, इस प्रकार के कई चीजें सत्यापन कार्य में ये ऑडिटर करता है। आपके डिफरेंस भी है सत्यापन में, क्या है प्रमाणन मूल्यांकन में क्या क्या डिफरेंस है। तो सत्यापन ऑडिटर करता है और मूल्यांकन का कार्य कंपनी का प्रबंधन करता है। फिर आता है AS2, एक सीए संस्था द्वारा जारी प्रपत्र है ऑडिट स्टैंडर्ड 2। इसका पूरा नाम है ऑडिट स्टैंडर्ड यानी अंकेक्षण मानक 2। एक प्रपत्र है होता है, अंतिम स्टॉक होता है, लास्ट स्टॉक को हम क्या कहते हैं, रहतिया। रहतिया का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, लागत या बाजार मूल्य इनमें जो भी कम हो उसके आधार पर रहतिया का मूल्यांकन यानी अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन होता है। मान लीजिए आपने उस समय 1 लाख रुपए में कोई दी और आज उसका बाजार मूल्य 1,20,000 है, तब तो हम लागत के आधार पर उसका कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख में। और मान लीजिए वो 1 लाख में खरीदी और बाजार मूल्य उसका 80,000 हो गया, तो उसका मूल्यांकन हम करेंगे इनमें जो भी कम हो, यानी बाजार मूल्य 20,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है, तो बाजार मूल्य के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे। फिर आता है कंपनी का मस्तिष्क, यह संचालक मंडल कहलाता है। संचालक मंडल को कंपनी का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि इसके दिमाग से कंपनी नए नए बाजार खोजती है, नए नए इनोवेशन करती है। तो ये हो गया संचालक मंडल। एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये जैसे कई कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, उनके अधीनस्थ कई कंपनियां होती हैं, कई उनकी सहायक कंपनियां होती हैं। तो इनमें दोनों में अंतर है, यानी सब्सिडरी कंपनी में तो है कि मालिक कंपनी का अन्य कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, तब हम इसको कहेंगे कि ये फलानी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। जैसे अंबुजा सीमेंट है, तो अंबुजा सीमेंट के अभी 2-1 साल पहले 51% से ज्यादा शेयर जो थे वो किसने खरीद लिए, अडानी इंटरप्राइजेज ने। तो अडानी जो है वो उसकी मूल कंपनी होगी और अंबुजा उसकी अडानी की सब्सिडरी है। और फिर आता है एसोसिएशन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, यानी किसी कंपनी के 20% शेयर अन्य कंपनी के पास हो, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएट कंपनी। यानी 20% वाले को उसके बोर्ड पर पूरा अधिकार नहीं होता, 51% वाले को बोर्ड के ऊपर, यानी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर उसकी जो आप कह दीजिए प्रमोटर कंपनी या जो हेड कंपनी है उसका पूरा अधिकार होता है, जबकि एसोसिएट कंपनी में ऐसा नहीं होता। लेकिन कम से कम 20% इक्विटी एसोसिएट कंपनी में होती है और इसमें 51%। फिर आता है होल्डिंग कंपनी। तो जो मूल कंपनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी। सरकारी कंपनी का ऑडिटर कौन नियुक्त करता है, ये कैग के द्वारा नियुक्त होता है। हम कैग के द्वारा सरकारी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया जाता है। सरकारी कंपनी हम किसको कहेंगे कि जिसके 51% या उससे ज्यादा शेयर या तो एक सरकार के पास है, मान लीजिए केंद्र सरकार के पास है, या किन्हीं 2 राज्य सरकारों के पास है, या किसी राज्य सरकार के पास है, या एक कुछ शेयर केंद्र सरकार के पास, कुछ शेयर राज्य सरकार के पास। तो ऐसी कंपनी को हम सरकारी कंपनी कहेंगे। फिर आता है गैर सरकारी कंपनी का ऑडिटर कौन नियुक्त करता है, तो ये करता है संचालक मंडल। संचालक मंडल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है गैर सरकारी कंपनी की ओर। देखो अंतर आ गया ना
कि सरकारी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त करेगा कैग, नियंत्रक और मालिक अपेक्षक, और इसका करता है संचालक मंडल। धारा 139 आप याद रखें, 139 से 148 तक ये सारे और संबंधित है। किसी में ऑडिटर के कार्य हैं, किसी में ऑडिटर की नियुक्ति है, किसी में ऑडिटर को हटाने की प्रक्रिया है, इस प्रकार की चीजें हैं, किसी में उसके अधिकार हैं। 139 में अंकेक्षक की नियुक्ति, अंकेक्षक यानी ऑडिटर की नियुक्ति, और ये अलग अलग तरीके से होती है सरकारी कंपनियों में और प्राइवेट कंपनियों में। फिर आता है 144 में अंकेक्षक कोड, अंकेक्षक का हटना, पद से हटने की जो प्रक्रिया है, त्याग पत्र रहता है, वो सारा 140 में है। और 143 में, अब सारी धाराएं हम याद नहीं रख सकते, मैं ये 4 धाराएं आपको याद करवाता हूँ, इसके आधार पे हम अन्य धाराएं जो नहीं आती हैं उनका भी हम उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा तो विकल्प हमें सामने दिखेंगे। अंकेक्षक के कार्य, कर्तव्य और अधिकार ये किस में है? 143 में। 143 ये लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए कोई कंपनी किसी अंकेक्षक को उसका निर्धारित मेहनताना या उसकी फीस नहीं देती, तब पुस्तकें हैं वो उसके अधिकार में विधिवत रूप से रहेंगी जब तक कंपनी उसकी फीस को चुका नहीं दे। ये बहुत ध्यान करने लायक बिंदु है। 4 में यानी अशुद्धियां 43 में लिखा हुआ है, 143 में तिरछी और बड़े अक्षरों में लिखी जाएंगी ताकि अशुद्धियों के ऊपर ध्यान चला जाए। फिर आता है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। देखिए बहुत इजी है याद रखने में, ये बना है भारत में 1959 में, और अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब बना? ये 1949 में, 10 साल का अंतर है। पहले एक्ट बना है 1949 में, और ये कॉस्ट लागत और कार्य आयोग जो है एक्ट है, ये बना है 1959 में, 10 साल बाद। फिर आता है शाखा अंकेक्षण। कई बार अंकेक्षण का कार्य बहुत बड़ा होता है, तो ऑडिटर क्या करता है, अपने नीचे सहायक ऑडिटरों की नियुक्ति करता है। तो वो सहायक ऑडिटर सीधे कंपनी को या बोर्ड को रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो किसको देंगे? अंकेक्षक को। शाखा अंकेक्षक अपने मूल अंकेक्षक को रिपोर्ट देंगे, और मूल अंकेक्षक स्वयं की रिपोर्ट और अन्य जो शाखा अंकेक्षक है उनकी रिपोर्ट को इकजाई करेगा, इकजाई करके और वो निष्कर्ष निकाल के संचालक मंडल को देगा। शाखा अंकेक्षक रिपोर्ट अंकेक्षक को देगा। अंकेक्षक का मतलब मुख्य अंकेक्षक हो गया। फिर आता है कंपनी एक्ट 2013 कब लागू हुआ? 29 अगस्त 2013 से, और इसमें कितने अध्याय हैं? 29 अध्याय है। देखो बहुत इजी है याद रखने में कि 29 अगस्त को लागू हुआ और इसमें 29 अध्याय हैं। लोक लेखा समिति के कार्य क्या है कि जब कैग का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, यानी नियंत्रक और मालिक अपेक्षक की जब रिपोर्ट जारी हो जाती है, तो उस रिपोर्ट की समीक्षा करती है ये लोक